ठीक फील फिट करोगे, आपका मन भी पढ़ाई को लगेगा। नहीं तो अभी मेरे को आप अभी सिर्फ 2-4 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनरल डिस्कशन भी थोड़ी सी ज़रूरी चाहिए ना आपको, लेटेस्ट नॉलेज। तो आपने FSSSI का नाम सुना है? कोई FSSI क्या होता है? यस सर। हाँ, क्या है FSSI? सर ये काफ़ी या आजकल आप जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि उसके ऊपर सर फूड FSSI सेफ्टी, का सर फूड, SSI का लोगो होना चाहिए, SSI का मार्क उस पे होना चाहिए। और यस सर। तो क्या होता है FSSI है क्या? सर अभी फूड, आज अभी अभी आजकल इसकी टीवी में भी चर्चा शुरू हुई है, पेपर में भी आया है। पहले नहीं थी इसकी कोई इतनी ज्यादा देख रहे, अभी आ गया। सर फूड सेफ्टी, हाँ, फूड सेफ्टी आगे क्या है? सर सर्विसेज, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सर्विसेज ऑफ इंडिया ओके सर। लिमिटेड, FSSI। तो मतलब ये है कि जो भी फूड, जैसे आप लोग जो हैं आपकी इसमें FSSI में भी जॉब मिल सकती है आपको। FSSI आपका बहुत सारा स्कोप है आपका। अभी ये जैसे हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में फूड की क्वालिटी, फूड जो देते हैं पेशेंट्स को, यस उसकी सर। क्वालिटी देखने के लिए तो वो भी एग्रीकल्चर वालों को रखते हैं उसमें। तो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड है ये। तो ये जो है ना, आप इसको देखना। अभी क्या है कि अभी आपका फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना, तो यस फेस्टिवल सर। सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, अभी आगे आएंगे आपके festivals। तो उसमें अभी व्हाट अमेंडमेंट दे है मेड FSSI में, स्वीट्स पे कोई FSSI लागू नहीं थी। आप देखो ना, जो स्वीट्स आप बाजार से लेते हो, यस सर। जो शॉप से, तो FSSI का उसके ऊपर कोई ऐसा लागू नहीं था। मोस्टली तो आप जितने भी ले रहे हो ना, जितने भी पैक्ड यस लेते सर। हो जो कवर में होते हैं फूड्स वगैरह ईटेबल्स, उसके बाहर FSI का उन्होंने मार्क लिया हुआ है कि मतलब उनके स्टैंडर्ड को मीट करते हैं वो। लेकिन अब स्वीट्स के को ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो अभी 1 अक्टूबर से, जो मतलब 1 अक्टूबर से लागू कर दिया उन्होंने कि जो भी कोई स्वीट्स जो बेचेगा, तो उसको अपने बाहर उसके ऊपर ट्रे, जिसमें वो सब कुछ जैसे लड्डू रखे होते हैं, बर्फी रखी होती है, तो वो ट्रे के ऊपर उसको उसकी जो वैलिडिटी है कि ये कब तक आप, जो लिखा हुआ था ना, बेस्ट बिफोर यूज, कि यस सर। आप इसको कब तक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो यस सर। उनको लिखना ही कर दिया है कि आपको भी जब स्वीट लेनी, ट्रे के ऊपर देख के पढ़ के लेना है कि क्या है इसका जो, इसको कहते हैं शेल वैल्यू, कि इसकी शेल वैल्यू खत्म तो नहीं हो गई। अगर आप रसगुल्ले पड़े हैं वहाँ, तो रसगुल्ले की अगर वो खत्म हो गई है तो यू कैन नॉट, यू शुड नॉट टेक इट। ठीक है ना? अभी क्या होता था कि वो कुछ भी आपको होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि वो फ्रिज के अंदर रख देते हैं ना, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो इवन दिस जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आप देखोगे, क्योंकि मिल्क का बड़ी ये कंटेमिनेशन का बड़ा बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाते हैं इवन फ्रीजर के अंदर भी रखने के बाद। उसकी एक टाइम मतलब होता है कि जब तक बैक्टीरिया नहीं डेवलप होते हैं, द मोमेंट यू टेक इट आउट और फिर आप अंदर रखते हो, तो वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जो खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स जो है। मिल्क प्रोडक्ट्स को आपको बड़ी केयरफुली लेना चाहिए। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो है उसको, जब आप लो तो वो देखना चाहिए कि इसमें कहीं आपको, जैसे कर्ड ही है, अब कर्ड एक बार मतलब आपने लिया, उसको फ्रिज में रख दिया, फिर उसको ये 15 दिन बाद खा लिया, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप, आपको तो पता ही है कि लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो बैक्टीरिया से बनता है। तो बैक्टीरिया उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो दे आर हार्मफुल टू द बॉडी। कुछ मतलब क्वांटिटी में तो ठीक है, लेकिन जब आप खाओ, जिसको कहते हो बड़ा खट्टा हो गया दही, ठीक है ना, तो दही खट्टा जो हो गया वो, दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी। वैसे बड़ा यूजफुल है। तो ये अभी जो है ना 1 अक्टूबर से कर दिया है, और अगर कोई नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। यू कैन कंप्लेंट, जैसे अभी पठानकोट है, पठानकोट में FSSI का ऑफिस है, आप नेट पे देख सकते हो, उनको कंप्लेंट कर सकते हो।
तो ये मेरा था कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होना, तो यू मस्ट बी केयरफुल, ठीक है ना। आपको पहले तो बात है कि एज फार एज पॉसिबल यू डोंट परचेज फ्रॉम द मार्केट, यू मेक ऑल दीज स्वीट्स विच यू लाइक, विच यू वांट टू टेक, यू मस्ट मेक इट एट योर होम। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऑल टाइप ऑफ रेसिपी, तो यू शुड डू दैट, ठीक है ना। आपको ये घर पे ही, मम्मी को बोलो कि घर पे ही बनाएं, तो जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड करो, ठीक है ना। तो ये था कि दिस इज, आई ऑलवेज टॉक अबाउट हेल्थ, ठीक है ना। मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर इसका देता हूँ। दिस वाज द लेटेस्ट। मैंने आपका जो ये जो एग्रीकल्चर अवेयरनेस है उसमें कल मैं डालने वाला था, लेकिन आई कुडंट गेट टाइम। तो उसमें पूरा जो FSSAI का आया हुआ है वो मैं, होगा तो मैं डाल दूंगा। और एक मैं उसमें अगर आप देखो तो कल मैंने और एक आर्टिकल उसमें डाला है। एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है बंगाल के, चक्रवर्ती। तो किसी ने देखा है कि वो क्या है, व्हाट वाज, आपके आपसे रिलेटेड है वो, दैट इज रिलेटेड टू यू, ठीक है ना। तो किसी ने, एनीबॉडी हैज सीन दैट आर्टिकल जो उसका लिखा हुआ, फिर बीच में मैंने कुछ उसमें ऐड किया है, समथिंग आई हैव एडेड इन दैट। तो आप वो पढ़ भी रहे हो, यू आर डूइंग दैट, यू आर स्टडिंग दैट टॉपिक। तो बताओगे एनीबॉडी, क्यों अपना स्वाति, स्वाति बताओ कुछ, एनीथिंग यू लर्न फ्रॉम दैट। जो मैं डालता हूँ तो आप बड़ी मेहनत से डालता हूँ ना, आप लोगों के लिए तो डाल रहा हूँ ये सब चीजें। यस सर। क्या कुछ आपने पहले बात तो है कि देखा है कि नहीं उसको? यस सर, देखा है। समझ नहीं आया? कुछ सर समझ, वो कुछ तो समझ आया होगा उसमें। सर वो एग्रीकल्चर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को लेकर था कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही। हाँ, वो मैंने फिर नीचे लिखा है ना, यही चीज है, यही है उसकी जो समरी है, वो यही है। जो यस उसने सर। कहा है कि ये जितना आप देख रहे हो कि किसान बिल है, किसान बिल को वो क्या है कि वो जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं ना, जहाँ मनी लेंडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उनकी चुंगल से निकालना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये जो किसान अमेंडमेंट बिल लाया कि उसको, कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेचे, तो वो उनको उन्हीं से ही निकालना चाहती है ना, कमीशन एजेंट से, कि वो कमीशन एजेंट्स की ग्रिप से निकले और बाहर आए, क्योंकि वो उससे पैसा लेते रहते हैं, उसी को बेचते हैं, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। तो उसने एक बहुत बड़ा, ये क्योंकि मैं भी बड़ा मन्यूटली इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, तो बहुत अच्छा उसने एनालाइज किया है, रियली मैं इम्प्रेसिव था उसकी। तो कि उन्होंने ये नया किया कि मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ठीक है ना। यस सर। तो जो उसने इसी पे हिट किया है कि जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, उसने 1 हेक्टेयर लिखा है पहले स्टार्टिंग में ही, जो उसने स्टार्ट किया है, उसने उसमें लिखा है लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर की है, जो वो 67% लोग हैं। हमारे जो टोटल फार्मर्स हैं उसके 67% फार्मर्स जो हैं उनकी लेस देन 2.5 एकर्स लैंड है, यस सर। ठीक है ना। वो उसमें दिया हुआ उसने। तो वही मेन है जो हमारी इसको फार्मिंग कम्युनिटी को बनाते हैं। तो उसने कहा कि इनको तो ये तो बेचारे निकल ही नहीं पा रहे, इनको तो मतलब इंस्टीट्यूशन फाइनेंस तो बना दिया इंस्टीट्यूशन, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल रहा वहां से, जिस जैसा पैसा मिलना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, फिर वो मनी लेंडर के चले जाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली उसने यही कहा है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, फिर उसने ये चीज़ बहुत बड़ी एक अच्छी लिखी है, जो आपको मैं, क्योंकि आप उसको नहीं समझ पाए, कि उसने ये कहा है कि जैसे प्राइवेट बैंकर्स हैं, प्राइवेट बैंकर्स है ना, कि प्राइवेट बैंक्स तो दे नहीं पाए अभी तक एग्रीकल्चर को फाइनेंस, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना उसको कर नहीं पाया, फार्मर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब ये था। तो कहते कि आप जो कह रहे हो कि आगे कंट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, ये होगा, जो कॉरपोरेट्स आएंगे, तो किस हद तक वो सक्सेसफुल होंगे ये तो फार्मर ही जानता है। तो ये था, मेनली हिट किया था उसने आपके, जो इसलिए मैंने आपके डाला था, वो मैं आपके नहीं, मैं भी डालने वाला था, मैं आपके ग्रुप में वो डाल दिया मैंने गलती से, फिफ्थ वालों के भी ग्रुप में डाला है, लेकिन उनके साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ रिलेटेड, उनको एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं। तो ये दोनों चीज़ें कवर, तो ये चीज़ें मैं बड़े जो ना इंफॉर्मेटिव जो चीज़ होती है, ऐसी चीज़
आई डोंट टेक द क्रेडिट टू मी कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलो मेरा एक हॉबी है, हैबिट है, और मैं हमेशा नॉलेज को अपडेट रखता हूँ। एग्रीकल्चर चाहे एग्रीकल्चर ही नहीं है, ठीक है ना, अकेला एग्रीकल्चर में नहीं मैं अपडेट करता, मैं एवरी फील्ड जो भी है, बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, कोई भी चीज़ जो है उसको मैं मिन्यूटली देखता। तो मैं ये सिर्फ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप भी इस चीज़ों में अभी पढ़ना शुरू कर दो। यस सर। अगर आप इस हैबिट बनाओगे, मेरा तो पता नहीं मैं आपको कब तक पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मोमेंट कोई पता नहीं मेरा, हो सकता है मैं कल ही ना आपको पढ़ाऊँ, वो मेरा कोई पता नहीं है ना कि मैं कहाँ चला जाऊँ क्या कर लूँ, क्योंकि मैं तो टेम्परेरी हूँ यहाँ आपके पास साथ बस। तो मैं यही सोचता हूँ कि जब तक हूँ आपके साथ एसोसिएटेड हूँ तो मैं होल अटरली आपको कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो बताऊँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की बताऊँ, बहुत कुछ मेरे दिल में बहुत कुछ रहता है। लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं ये भी बहुत कहता हूँ आपको, लिबर्टी है, यू हैव द लिबर्टी कि आप मेरे साथ कभी भी बात करो। आपको शायद नहीं पता कि जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, तो ड्यू टू सम रीजंस कि मैं वहाँ से आ गया, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ मेरे डिफरेंस क्रिएट हो गए, चलो कुछ भी है, एनीथिंग हैपेंड। लेकिन आज भी वो मेरे से एडवाइस लेते हैं हर चीज़ की। आज भी मैं आपको बताऊं कि वो मेरे को हर चीज़ के लिए पूछते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो मैंने उनके साथ पूरा एक लाइजन बना के रखा, लेकिन आपका एक ग्रुप बड़ा छोटा था, ठीक है ना, तो आई कुडंट हैव दैट मच लाइजन विद यू, ठीक है ना। लेकिन मैं कई बार अगर गुस्से होता हूँ, आपको जहाँ कभी आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं गुस्से हो जाता हूँ, ठीक है ना। गुस्से इसीलिए होता हूँ कि आपके फेवर के लिए, कि आप कुछ सीखो, क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव इन दिस गॉसिपिंग, ये जो हंसी मजाक वाली बातें हैं ना, आई डोंट लाइक, क्योंकि मैं इस स्टेज में कहाँ इन चीज़ों को पसंद करूँगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट। और मैं आपको साथ साथ में आपके जो फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ आपको सर्विस मिलती है, मैं वो भी आपको बताता रहता हूँ। बहुत सो मच मेरे पास, बहुत सारे नंबर ऑफ एवेन्यूज हैं आपके लिए, प्रोवाइडेड कि यू हैव द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के बिना तो आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी आज, अभी ये चैलेंज है। अगर आप कहीं अपीयर होते हैं तो कंप्यूटर एग्जाम क्लियर करना, कंप्यूटर एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आपको अपडेट नॉलेज ही चाहिए ना। यस अगर सर। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं तो कंप्यूटर एग्जाम कहाँ कैसे क्लियर करोगे। इफ यू गो इनटू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में तो नेचुरली दे विल आस्क यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ ऐसी पूछ लेंगे। तो ये है मेरा कहना कि इससे वास्ट सब्जेक्ट, और आपको बहुत कुछ है इसमें। ये एग्रीकल्चर को वो ना समझो कि खेत में हल चलाना। बहुत से लोग अभी तक, मैं भी जब बीएससी की थी तो मैं बहुत से मेरे को कहते हैं ये क्या आपने सब्जेक्ट ले लिया, ये तो एक फार्मर करता है क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि नहीं पता ना कई लोगों को। और मैं यस। आपको सबसे पहले तो आपको उनको कन्विंस करना, आप सबसे पहले है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहला ये एक वर्ड जो इतना बड़ा लिखा है, और फिर दूसरा है कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है। अगर ये दो वर्ड पे आप कंसंट्रेट कर जाओ तो आपके यस। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है, और ये जाएगी भी नहीं कभी। क्या आप मानते हो कि ये इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कभी जाएगी? जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो ये नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही रहेगी। एक मिनट मैं पंडित जी का फोन। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अभी मेरी एक ना मेरी क्लास भी चल रही है, अभी क्लास चल रही है अभी ये। हाँ, वो अभी फिर सेकंड भी चलेगी, 11:40 पे होऊंगा मैं। अच्छा अच्छा। चलो मैं अभी ये क्लास के बाद में फिर मैं आपको बोल दूंगा, 5 मिनट में उसमें निकाल लीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक नहीं तो मैं अभी ना, अभी इसमें से ये करके ना लेके तो 10:50 पे, 10:50 पे, है ना, 10:50 पे मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, राइट सर, राइट, थैंक यू। तो ये है ना, तो ये था मेरा। और अभी कमिंग टू ये जो हमारा, वी आर डिस्कसिंग दिस पल्सेस, ठीक है ना, पल्सेस डिस्कस कर रहे थे, और बीच में हमने ऑयल सीड क्रॉप भी, वो सोयाबीन की वो की, तो यस। सोयाबीन, आई हैव टोल्ड यू द इकोनॉमिक
कितनी थी, बहुत सारे मैंने आपको सोयाबीन के प्रोडक्ट्स बताए, और जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है ये भी बताई, फिर इसका ओरिजिन क्या था, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना, और इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है, ये सब हमने बताया। तो नाउ वी विल कवर दी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपके इसमें पल्सेस में सोयाबीन है, फिर मूंग है, फिर ये उड़द है, ठीक है ना, फिर देन एक ऑयल क्रॉप रह जाएगी ग्राउंडनट, और फिर आपकी फाइबर क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है ना, ये फाइबर क्रॉप्स आपके। फिर फॉरेज क्रॉप्स हैं, फॉरेज क्रॉप्स में वही है सोरगम, मेज, जो हमने उधर भी कवर कर लिए हैं। और फिर ये मतलब वो है, एक और है शायद काउपी, काउपी भी है आपकी फॉरेज क्रॉप्स। तो मतलब ये फॉडर के लिए यूज़ होती हैं। तो ये है आपका वो सिलेबस हम लेकिन हम कर रहे हैं, वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, ये इसमें नहीं है कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस सिलेबस आल्सो। आपको ये जनरल नॉलेज भी बताता हूँ, एंड टेक केयर ऑफ योर सिलेबस आल्सो, और मैं पूरा अकॉर्डिंग टू दैट आई ऑलवेज स्टिक टू द शेड्यूल, ठीक है ना, ये तो आपने देखा ही है। तो इसमें मैं ये है कि मैं काफ़ी है मैं हमने किया। हाँ सॉरी, जो सेकंड था कि अभी आपको जो असाइनमेंट्स हैं, टुडे आई विल आल्सो असाइन यू द असाइनमेंट्स, ठीक है ना, आपके इसी में डाल दूंगा मैं, तो यू कैन फाइंड इट, इसमें प्रोविज़न है असाइनमेंट्स देने का। तो यू डू इट एंड अपलोड द सेम, ठीक है ना। आप मैं बोल दूँ, आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डाल दूंगा। So you should take care of that. So now coming to your this agronomic practices, ठीक है ना, agronomic practices जैसे कि मैं जनरली आई टॉक टू यू, क्योंकि ये शुरू होने से पहले मैं कई बार आपको बताता हूँ कि वो कभी भी कुछ भी डाल देते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, वो उसको कल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ब्रूड प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड्स वो मतलब कुछ भी आपको घुमाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो Yes, यू sir. शुड बी अवेयर अबाउट इट कि आपने जब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का कहीं आ जाए कि राइट डाउन द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ सोयाबीन, तो आपने यू शुड नॉट राइट अबाउट द इट्स ओरिजिन, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ नहीं लिखना, है ना। तो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लैंड प्रेपरेशन, लैंड प्रेपरेशन, और आगे फिर जो आपको सोइंग टाइम लिखना है। अगर आप एग्जैक्ट लिख देते हो सोइंग टाइम, उसका क्या है, फिर उसकी सोइंग मेथड्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में रह जाता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, देन इरिगेशन, और फिर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। अगर आप इसको बांट के, नंबर का होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर अच्छी तरह से लिखते हो तो यू कैन गेट मतलब 8 और 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है ना। आप उसको एग्जैक्टली लिखना है, कुछ घुमाना नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं लिखना उसमें कुछ। अब सोइंग टाइम है तो उसमें क्या लिखोगे सोइंग टाइम में, लेकिन सारे पॉइंट कवर करोगे, यू शुड कवर ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये बड़ा जरूरी है। अगर वो आपका स्टार्टिंग में देखता है तो वो समझ आता है कि इसको पता है। तो अगर आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या लिख रहे हो, क्योंकि मैं तो पेपर बड़े चेक करता रहता हूँ ना, तो वो समझेगा इसको आता नहीं है कुछ भी। तो अगर आप अट्रैक्टिव वे में लिखोगे तो वो ही विल बी इम्प्रेस्ड, वो आपका स्टार्टिंग में ही जान जाएगा कि आपको इसके बारे में पता है। तो नाउ कमिंग टू दिस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इसमें आपके फर्स्ट सोयाबीन का। प्रॉब्लम आ जाती है ना इसमें मोबाइल में। एक मिनट में मैं करता हूँ स्टार्ट ना थोड़ा। अभी कर रहा हूँ मैं 2 मिनट में ना, थोड़ा सा इसमें आ गई मेरे को प्रॉब्लम।
तो आपने अभी कहीं देखा है अभी सोयाबीन को कि नहीं? मैरिज कराने के बाद कहीं आपके वहाँ शॉपकीपर में किसी के पास इसको देखना चाहिए जाके। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, तो यू मस्ट गो एंड सी विद एनी शॉपकीपर, कहीं देखो जाके ना इसको। और इसके कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो आप लेते ही हो, जैसे आजकल इसका न्यूट्रेला आ रहा है, यस सर। ठीक है ना? तो वो है इसके ये टोफू तो यहाँ नहीं मिलेगा, टोफू आपके यहाँ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मिल सकता है लेकिन अभी मेरे ख्याल नहीं है यहाँ पे कहीं मिलेगा। और इसका सोया मिल्क तो मिलता है बाजार में, सोया मिल्क इसका है, अवेलेबल है। तो ये भी आपको मतलब एक्चुअली यू शुड नो दी प्रोडक्ट्स कि क्या है इसके, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये है दे सोयाबीन जो है ना, इसका आप एक लिख लो, वी हैव नॉट रिटन दी सॉइल, इसको व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट रिक्वायर्स। तो आप इसमें सॉइल टाइप लिख लो, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड। तो सोयाबीन soil, soybean can be grown on a wide range of soils. Soybean can be grown on wide range of soil. Soybean can be grown on a wide range of soils but thrives on fertile. But thrives होता है कि लेकिन मतलब ज्यादा जो उसको सूट करती है, थ्राइव्स का मतलब जो सूट करती है सॉइल, बट थ्राइव्स ऑन फर्टाइल, thrives on THRIVES, thrives on fertile non-saline alkaline and non-saline alkaline and well drained loamy soil, well drained loamy soil, well drained loamy soil. Okay sir. So next is ये आपकी improved varieties. What are the different varieties? So first is the SL958. इसको है सोयाबीन लुधियाना। Sir, SL, S means सोया, L means लुधियाना, क्योंकि PIU लुधियाना में डेवलप हुई है ना। SL958 ये जो डेवलप हुई है, दिस वाज डेवलप्ड इन 2014। सर 95 के बाद क्या बोला आपने? SL958 ओके सर। it was developed in 2014. So it takes about 140 days to mature. It takes about 140 days to mature. Its average seed yield is 7.3, सीड यील्ड कितनी है इसकी? 7.3 क्विंटल्स पर एकड़, 7.3 क्विंटल्स पर एकड़। और नेक्स्ट आपकी है, नेक्स्ट वैरायटी इज SL744, SL744। तो how much time it takes to mature? 139 days, 139 days, and yield is सेम 7.3 क्विंटल्स पर एकड़, सेम है यील्ड जो आपकी SL958 की है। एंड देन द थर्ड वन इज SL525, SL525। It matures in about 144 days. It matures in 144 days
और इसकी जो यील्ड है, इट्स यील्ड इज 6.1 क्विंटल पर एकड़। ठीक है ना, ये 6.1 क्विंटल पर एकड़। देन वी कम्स टू द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, तो फर्स्ट इज द टाइम ऑफ सोइंग। व्हाट इज द सर टाइम आपने ऑफ यील्ड क्या बताई? SL 525 की आपने यील्ड कितनी बताई? 6.1 क्विंटल पर एकड़, 6.1 क्विंटल पर एकड़। ओके सर। Then is the agronomic practices. First is the time of sowing. तो इसका टाइम ऑफ सोइंग है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। फर्स्ट सर फोर्टनाइट फिर से बोलना। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। सीड रेट इज 25 to 30 kg पर एकड़। 25 to 30 kg पर एकड़। 25 से 30 किलो चाहिए। Then is the method of sowing. Method of sowing. Sow the crop in good moisture conditions. Sow the crop with good moisture condition. With a pre-sowing irrigation. With the pre-sowing irrigation. क्या मतलब है इसका? What do you mean by this pre-sowing irrigation? सर की सोइंग करने से पहले उस फील्ड को इरिगेट हाँ, करना। उसको फील्ड को इरिगेट करना। और इसको पंजाबी में रौनी भी बोलते हैं, RAUNI, रौनी। ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। बिफोर द मानसून हैज सेट इन। बिफोर द मानसून हैज सेट इन। Sow the seeds 2.5 to 5 centimeter depth. सर Sow the seeds 2.5 to 5 centimeter depth. 5 centimeter depth in lines 45 centimeter apart. In lines 45, जो रो टू रो डिस्टेंस होगा, इसको प्लांट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। रो टू रो डिस्टेंस कितना है? 45 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी है? 2.5 to 5 सेंटीमीटर। विद ए प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कितनी रहेगी? प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 4 to 5 सेंटीमीटर। अब देखो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग बहुत कम है इसकी। Plant to plant spacing is 4 to 5 centimeter. And so soybean can also be sown with zero-till drill. Soybean can also be sown with zero-till drill without any tillage operation. Without any tillage operation. सर जीरो टिल, टिल होता है ना, खोदना। जीरो टिल ड्रिल मतलब जिसके कि ड्रिल के साथ उसको लगाते हैं, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो बहुत कम होती है। जीरो टिल ड्रिल बस उतना ही है कि जितने में वो सीड लग जाए बीच में। ठीक है ना, आप देखो ना, इसकी डेप्थ तो सारी 2.5 सेंटीमीटर है। तो जब हम वो ड्रिल चलाएंगे तो ड्रिल के आगे जो टाइन्स होंगी जो है वो मतलब है उसको ज़्यादा डीप नहीं करेगी, मतलब उसको रोज को। ठीक है ना, ये है मतलब उसका। और इंटरक्रॉपिंग जैसे आपको पता ही है कि एक क्रॉप के बीच में दूसरी क्रॉप को लगाना इंटरक्रॉपिंग है। ये जनरली पूछते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब इसमें क्यों इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग इंटरक्रॉपिंग? कुछ है, कॉमन सेंस ही है ये तो। व्हाई वी आर डूइंग इंटरक्रॉपिंग? क्योंकि इसमें रो टू रो डिस्टेंस बहुत है ना, 45 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस है। तो यूटिलाइज दैट स्पेस। आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कोई और क्रॉप लगा दोगे। ठीक है ना, जब तक ये मैच्योर होगी तो उससे पहले वो मैच्योर हो जाएगी।
The intercropping, soybean can be successfully intercropped with maize. Soybean can be successfully intercropped with maize. सर ये इसी में ही है मेथड ऑफ सोइंग? हाँ, इंटर नहीं, ये मेथड आगे इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग की नेक्स्ट हेडिंग है इसमें इंटरक्रॉपिंग का। सर मेथड ऑफ सोइंग नहीं, अलग से ही है। जैसे मेथड ऑफ सोइंग तो हो गया ना, मेथड्स ऑफ सोइंग के बाद इंटरक्रॉपिंग, वैसे एक हेडिंग लिख लो। इंटरक्रॉपिंग, सोयाबीन कैन बी सक्सेसफुली इंटरक्रॉप विद मेज। तो next is sow one line of soybean. Sow one line of soybean between two lines of maize. Sir, sow one line of maize. Sow one line of maize. Sir, maize. Sow one line of soybean. Sow one line of soybean between two lines of maize. Maize sown 60 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि जैसे आप मेज, मतलब ये मेज लगाई है ना, मेज की 2 रोज हैं, जैसे एक रो मेज की है तो वो 2 जो रोज हैं उनका 60 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस है, तो उसके बीच में आप एक लाइन जो है वो सोयाबीन की लगा सकते हो। ये कहने का मतलब है। इसको एज इंटरक्रॉपिंग लगा रहे हैं, सोयाबीन को इंटरक्रॉप, मतलब सोयाबीन में इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना, मेज में इंटरक्रॉपिंग हो रही है। ये इंटरक्रॉपिंग, मेज आपकी क्रॉप लगी है उसमें ये एक इंटरक्रॉपिंग सोयाबीन की कर रहे हैं। ये मतलब उल्टा ना समझना इसको ना। आगे नेक्स्ट इज मल्चिंग। मल्चिंग तो जैसे आपको पता ही है, जैसे आजकल ये पैडी स्ट्राई से मल्च कर देते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। तो मल्चिंग इज द रोज शुड बी कवर्ड विद द रोज। सही, नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, मल्चिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, द रोज शुड बी कवर्ड विद व्हीट और पैडी स्ट्रा। The rows should be covered with wheat or paddy straw to ensure proper germination and seedling emergence. So wheat and Wheat or paddy, rice straw, to ensure proper germination. And seedling emergence. मतलब जो सीडलिंग्स है, जो आपकी सीड लगाया है उसकी जर्मिनेशन प्रॉपर हो जाएगी। नेक्स्ट इज दी वीड कंट्रोल। सर सीडलिंग इमरजेंस होता है निकलना, जिसको जर्मिनेशन कहते हैं, इमरजेंस, EMERGENCE। नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल। तो वीड्स एक तो आपका मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड क्या है? वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग 2 होइंग्स। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग 2 होइंग्स एट 20 and 40 days after sowing. सर ये आप क्या लिखवा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। वीड कंट्रोल, वीड्स नहीं होते, वीड्स को जो कंट्रोल करते हैं। ये सर वीड कंट्रोल। आप ये Weeds can be controlled by giving 2 hoeings at 20 and 40 days after sowing. यहाँ फिर क्या करना? अल्टरनेटिवली स्प्रे 600 ml स्टॉम्प। ये आगे भी केमिकल काफी बार आया इसमें। स्प्रे 600 ml पर एकड़ स्टॉम्प 30 EC within 2 days of sowing. Within
2 days of sowing using, कितना पानी चाहिए? यूजिंग 200 liters of water, using 200 liters of water per acre. So then we comes to the fertilizer application. Fertilizer application. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि whenever the question comes regarding this fertilizer application, so you have to concentrate on different type of fertilizers. So जैसे organic fertilizer, then bio fertilizer, then chemical fertilizer. अकेला chemical fertilizer नहीं लिख देना. तो first is the organic manure. इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर कितनी लगेगी? अप्लाई 400 tons of farmyard manure per acre before sowing. Apply 4 tons of farmyard manure per acre before sowing. Alternatively, green manure the field. जहाँ इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप ये नहीं अप्लाई कर रहे, 4 tons फार्मयार्ड मैन्योर नहीं कर रहे, तो फिर उसका अल्टरनेट जो वे है उसको कर लो. अल्टरनेटली ग्रीन मैन्योर द फील्ड विद सन हेम्प. Green manure the field with sun hemp using 20 kg seed per acre. Field with sun hemp using 20 kg seed per acre during second fortnight of April. During second fortnight of April, green manure crop should be buried. Green manure crop should be buried. Buried होता है दबा देना बीच में. ग्रीन मैन्योर तो तभी बनेगा ना, आपने एक क्रॉप जैसे सनम पे लगाई, उसको जब वो 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देना है. ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड बी बरीड व्हेन 40 to 5 days. Green manure crop should be buried when about 40 to 45 days old and allowed to decompose. फिर उसकी decomposition होगी ना, and allowed to decompose for about 5 to 7 days. 5 से 7 दिन के अंदर उसकी decomposition हो जाएगी, वो convert हो जाएगी manure में. After sowing of soybean, before sowing of soybean, sorry, 5 to 7 days before sowing of soybean. तो नेक्स्ट कम्स दी, ये आपका है ऑर्गेनिक मैन्योर. नेक्स्ट इज द बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर यू हैव टू यूज. inoculate the seed with recommended biofertilizer before sowing. Sir, recommended biofertilizer before sowing. तो ये जो रिकमेंडेड है बायोफर्टिलाइजर है उसका आप नाम लिख लो. दैट इज BRADY RHIZOBIUM. ये क्या बना? ब्रैडी. प्रोनाउंसिएशन करोगे इसको, क्या होता है? ब्रैडीरेथोजोबियम. ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आएगी. BRADY, ठीक है ना, और RHIZOBIUM. ठीक है. तो ये है फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर. इसके साथ आपको इसको इनोकुलेट करना. देन केमिकल फर्टिलाइजर. केमिकल फर्टिलाइजर्स में लिखो अप्लाई एट सोइंग 12.5 kg of nitrogen, so 12 point
12.5 kg of nitrogen and 32 kg P2O5. Apply at sowing 12.5 kg of nitrogen and 32 kg of P2O5. Apply at sowing 12.5 kg of nitrogen and 32 kg P2O5 for obtaining higher yield. In addition to the recommended dose of fertilizer. Sir, in addition to? In addition to the recommended dose of fertilizers. Spray 2% urea. Spray 2% urea at 60 and 75 days after sowing. So next comes the irrigation. ये अपना माइक बंद कर लो ना. Next is the irrigation. Irrigation में if the rains are good and well distributed, there may be no need of irrigation. अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो फिर आपको इरिगेशन की इसको जरूरत नहीं है. अदरवाइज क्रॉप विल रिक्वायर 3 or 4 irrigations. 3 or 4 otherwise crop will require 3 or 4 irrigations. One irrigation at the time of pod filling is very useful. One irrigation at the time of pod filling is very useful. So next we come to the plant protection. Plant protection में है insect pest. First is the insect pest. और इसमें एक ही insect pest है, 2 हैं, rather 3 insect pest हैं. Insect pest, hairy caterpillar, then pod borer and white fly. Pod borer and white fly damage the crop. और इसका जो कंट्रोल है ना, इन इंसेक्ट्स का जो कंट्रोल है, जब हम मूंग की स्टडी करेंगे, मूंग पल्स की, तो वो जो उसमें जो केमिकल्स इसमें यूज होंगे टू कंट्रोल दिस पेस्ट, वो सिमिलर केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड. तो जब हम मूंग की करेंगे तो आई विल टेल यू क्या है वो. देन कम्स दी डिजीजेस. कौन कौन सी इसमें डिजीज है? तो एक ही डिजीज है, दैट इज येलो मोज़ेक वायरस. ओनली वन डिजीज इज देयर, दैट इज येलो मोज़ेक वायरस. तो जैसे आप वायरस से समझ गए कि इट इज ए वायरल डिजीज एंड इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई. तो इसमें क्या है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, bear infected plants bear a few pale pods. pale होती है पत्ती जो अपना पीली,
पॉड्स जो है वो पीली पड़ जाती हैं। तो इसका जो रेमेडियल मेजर्स है, व्हाट रेमेडियल मेजर्स वी हैव टू यूज, ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटीज, ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटीज, that is SL958, SL958, SL525 and SL744, SL744. So with this we finish your this soybean. So next crop when your be period in next ये जो आएगा on Tuesday or Wednesday, so we will discuss about this groundnut. ठीक है ना, we will discuss groundnut. इसमें आपकी oil crops भी will be completed और आपकी then pulses रह जाएंगी मूंग एंड उर्द बीन। वो बड़ी शॉर्ट हैं, दे आर वेरी शॉर्ट, वो तो एक ही लेक्चर में दोनों कवर हो जाएंगी। तो दिस इज रिगार्डिंग सोयाबीन। तो अभी आई हैव टू टेक वन इंटरव्यू, आपके वो क्लास का ही है कोई अभी चक्कर, तो अभी तो बीच में आ गया था फोन, तो मैंने कहा कि अभी क्लास लेने के बाद लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देन ऑल दी बेस्ट। मैं आपकी ये अटेंडेंस ले लो 1 मिनट। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर लग गई अटेंडेंस? हाँ, लगी लगी। आप कर दे रहे? हाँ हाँ, जा सकते हैं। हाँ, सर। ओके ओके ओके।